सो टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, समझो अभी जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम लाइक ऑन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था। वी अंडरस्टूड कि जो बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही खराब होना शुरू हो गया था, और एट द एंड जब ब्रिटिशर्स कंट्री छोड़कर जाते हैं तब भी खराब स्थिति में था। आज की क्या स्थिति, इसको लेकर भी आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर से मूव करके अब हम लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री वाले पार्ट पे। तो इंडस्ट्री वाला पार्ट भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। मीन्स व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर कंट्री, देन द इंडस्ट्रियल पार्ट, industry, the like status of industry was again very poor. It was in very poor state, है ना, बहुत ज्यादा खराब हालत में था। किस तरह से खराब हालत में था तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई, है ना। तो पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। वेरी फर्स्ट इज लो कंट्रीब्यूशन टू लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा थी नहीं, तो जीडीपी में कहां से कंट्रीब्यूट करेगी। जो मेजर लोग जो है वो किस पार्ट में काम कर रहे थे, आइदर दे वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और अगर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखें तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हमारी खत्म हो गई थी पूरी तरह से, है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो भी खत्म हो गई थी। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास थी नहीं। जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जैसे ठीक है, आजादी से पहले टाटा की इंडस्ट्री थी लेकिन उतनी फैली हुई नहीं थी, है ना। आज हम लोग जैसे रिलायंस देखते हैं ना, अडानी ग्रुप देखते हैं, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उनका नाम आप लोग ले सकते हैं। तो वो सारी कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, स्टील की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज बड़ी है ना, ऑयल की हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पास में है, लेकिन उस समय इतना अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए इंडस्ट्रीज जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। ठीक बात है। दूसरा देखेंगे हम लोग तो है इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो रोल तो था लेकिन इनएडिक्वेट था, उतना सफिशिएंट नहीं था, इट वाज नॉट सफाइस एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब पब्लिक सेक्टर से हम लोग क्या समझते हैं, है ना। पब्लिक सेक्टर मतलब वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के पास है। तो पब्लिक सेक्टर का से सीधा सीधा मतलब हमारा किससे है, गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पास में जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत लिमिटेड था। इसका भी रीजन समझिए, जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद हम देखते हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज। तो इसलिए भी जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहा, वो एडिक्वेट नहीं रहा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। तो ऐसे में हम लोगों ने प्राइवेट स्टेक होल्डर से बात की और उनको एनकरेज किया कि भाई आप जो है वो इंडस्ट्रीज खोलो, है ना। बिकॉज गवर्नमेंट के साथ में एक लिमिटेशन, पर लोगों प्राइवेट के साथ में भी लिमिटेशन, गवर्नमेंट के पास में था कि प्रायोरिटी क्या है हमारी, है ना। तो जैसे जब हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा था, उस 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट किया, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज का बेस बनाने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल की जरूरत थी। तो इंडस्ट्रीज डेवलप कब होगी, जब हमारे पास में इनपुट्स डेवलप होंगे इंडस्ट्रीज के। तो हम लोग तो अच्छे इनपुट वाली कंडीशन में भी नहीं थे, तो कैसे फिर उस सेक्टर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक मिसिंग पॉइंट था। फिर एक गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स बनाती है, कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स। तो मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज हमारे पास में नहीं थी। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, है ना। मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। क्योंकि हैंडमेड गुड्स को शुरू से कंपटीशन मिल ही रही थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में ब्रिटिशर्स जब तक गए तब तक उन लोगों ने इतना सारा कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे ऑफ मशीन गुड्स। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, और फिर हैंडीक्राफ्ट जो है वो काफी महंगे भी मिलने लग गए थे। तो ऑल्टरनेट के तौर पर हमारे पास में मशीन मेड गुड्स थे, है ना। तो मशीन मेड गुड्स जो है वो इंडिया के अंदर है, उससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ी। तो कंपटीशन जब बढ़ती है तो फिर जो लोकल इंडस्ट्रीज जो धीरे धीरे करके खड़ी होने की कोशिश भी करती है, तो उन लोगों को हेवी कंपटीशन मिला और वो इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी इसलिए भी बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि मशीन मेड गुड्स जो है वो बल्क में प्रोड्यूस हो रहे थे, और उनसे भी खूब भयंकर कंपटीशन जो है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मिल रही थी। अब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उस समय क्या कर रहे थे, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं वो अभी भी या तो हाथ का काम करते थे, या फिर वो
जैसे बोलते हैं ना सेमी सेमी सेमी, यानी कुछ काम मशीन से हो रहा है, कुछ काम हाथ से हो रहा है, मैनुअल जो हो रहा है। कुछ मशीन जो ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल थी, तो वो मैनुअल मशीन से भी जो है वो काम कर रहे थे। जैसे आज हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं, तो कपड़ा सिलाई मशीन होती है, तो सिलाई मशीन ऑटोमेटिक नहीं है ना, कि कपड़ा डाला आपने और फिर सीधा आपका टी शर्ट निकल गया बाहर। ऐसा नहीं होता। सिलाई मशीन में क्या होता है, एक मशीन है, लेकिन मैनुअली आपको उस कपड़े को जो है वो काटना पड़ता है, कपड़े को फिर सिलना पड़ता है। तो दैट इज मैनुअल। तो ज्यादातर जो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो वापस क्या था, थोड़ा सा मैनुअल थी। मशीन्स आ गई थी, लेकिन मैनुअली सारा काम होता था। तो उस वजह से भी क्या हुआ कि मशीन मेड गुड्स से उनको लिए कंपटीशन करना टफ था, क्योंकि उसमें टाइम और एनर्जी और सब कुछ ज्यादा लग रहा था। वेरेज मशीन मेड गुड जो है वो सीधे के सीधे रेडीमेड आ जाते थे। सीधा डिफरेंस ये है कि आप ये समझ लो कि जो सिले हुए कपड़े हैं, उनको रेडीमेड कपड़ों से जोरदार कंपटीशन का सामना जो है वो करना पड़ा। तो आज की डेट में आप देखो कि जीत किसकी हुई, रेडीमेड क्लोथ्स की जीत हो गई, या फिर जो सिले हुए कपड़े हैं उनकी जीत होती है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो टेलर मेड क्लोथ्स हैं, अब ठीक है फैशन की वजह से वापस से उसकी डिमांड आ रही है ना, बट एक टाइम ऐसा था कि रेडीमेड गुड्स जो क्लोथ्स हैं वो अपना मार्केट अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर चुके हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर भी। उसी तरह से जब हम खिलौने की बात करते हैं, तो खिलौना में भी मशीन वाले खिलौने जो है वो, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होता है, ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। प्लास्टिक का खिलौना बन गया, टूटता भी नहीं है, टेंशन नहीं। अब इधर मिट्टी का खिलौना बनाएगा, टूट भी जाएगा, है ना। लकड़ी का बनेगा, हो सकता है टूट जाए। तो ये चीज, और फिर लकड़ी जो है वापस से एक्सपेंसिव भी हो जाती है, प्लास्टिक सस्ता हो जाता है। तो इस तरह से जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा मिली, और उससे भी हमारी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ। एंड देन टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे ना। अब देखो बारी बारी से जो है वो हम लोग इन पॉइंट्स को जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आया हमारा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज जीडीपी वाज वेरी स्मॉल, जो हम लोगों ने देख ही लिया। कितना है, तो इट इज जस्ट 17% ऑफ आर टोटल जीडीपी। जीडीपी का केवल 17% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज का था। आज की डेट में भी देखते हैं तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होकर अराउंड 26% के आसपास चला गया है ना, 26 27, लेस देन 30 इट इज, ये बात तो श्योर है, ठीक है। पर एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज्यादा हो गया है वो, है ना। एब्सोल्यूट नंबर में जो देखते हैं हम लोग, उसमें बहुत ज्यादा है वो। परसेंटेज वाइज जरूर हमको उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इट वाज ओनली 17%, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहा होगा, तो ऑब्वियसली किसका रहा, एग्रीकल्चर का। नाउ इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें कि ज्यादातर जो चीजें थी वो किसके कंट्रोल में थी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी ज्यादातर चीजें। अब क्या हुआ, जैसे कौन कौन सी थी, रेलवेज, पावर जनरेशन, है ना, कम्युनिकेशन, इस तरह से मिलाकर देयर वर टोटल 29 इंडस्ट्रीज, 29 इंडस्ट्रीज जो किसके पास में थी, गवर्नमेंट के पास में। और चूंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें काम करती थी। तो अपने हिसाब से काम करती थी, तो वो काम उतना चुस्त दुरुस्त जो है वो मामला चल नहीं रहा था, ठीक है। उतना अच्छा आउटपुट जो है वो वहां से नहीं आ रहा था। थर्ड पॉइंट हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, यानी गुड्स बनाने वाली जो मशीन्स हैं उनका हमारे पास में शॉर्टेज था, यानी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े प्लांट नहीं थे जो मशीन्स बना सके। तो मशीन्स हम लोगों को बाहर से ही लेकर आनी पड़ती थी, और वो वही इंपोर्ट ड्यूटी महंगा पड़ना, है ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा लगना, उस वजह से फिर हम जो है वो हिम्मत नहीं कर पाते थे कि कितना खरीदे, और खरीदे तो फिर पैसा जो है खूब सारा बाहर जाता था, जिसकी वजह से आगे हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में भी बड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो हमारे पास में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो है वो क्या चाहते थे हमेशा, है ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को हम कभी ब्रिटिशर्स ने बनने नहीं दिया। क्योंकि अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं बनेगी, तो हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बन गई, तो हम हमारी मशीन्स बनाने लग जाएंगे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमारे पास में कॉटन इंडिया में होता है ना, और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन इंडिया के अंदर होता है। हम आज भी कॉटन के जो है वो एक्सपोर्टर हैं। दूसरा, हमारे पास में इंडिगो, जिसको हम लोग बोलते हैं कलरिंग एजेंट, जो है वो भी हमारे देश में ही पैदा हो रहा था। तो ये दो मेजर रॉ मटेरियल हैं जो चाहिए किस चीज के लिए, जो चाहिए क्लोथ बनाने में। लेकिन होता था क्या, कॉटन और कलरिंग एजेंट दोनों ब्रिटेन जाते थे, और ब्रिटेन से ये क्लोथ जो है वो कहाँ आता था, इंडिया आता था। अब ब्रिटिशर्स अगर चाहते तो ये कर सकते थे कि ये दोनों वहां क्यों लेकर जा रहे हैं, वहां से मशीन यहां लेकर आ जाओ, तो हमेशा की टेंशन ही खत्म।
तो मशीन से अगर यहाँ आ जाएगी तो कॉटन भी यही है, कलरिंग एजेंट भी यही है, तो यहीं पर कपड़ा बन जाएगा और यहीं पर बिक जाएगा। बट वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। उनको पता था कि इंडिया के अंदर ये मशीन आने में भी बहुत साल लगेंगे, तो वो मशीन जो है वो एक तरह से उन्होंने अपने पास में जो है वो छुपा के रखी, उसका एक्सपोजर होने नहीं दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हम लोग कपड़ों के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? ब्रिटेन के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, और वहीं से कपड़े जो है वो आते थे। जबकि रियलिटी क्या है, कपड़े बनाने के लिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉटन, ये तो इंडिया में ही हो रहा था, है ना, यही गोल्ड है हमारा, करेंगे। तो ये वाली चीज हुई, तो इस इंटेंशन की वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में कैपिटल इन गुड इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई। एंड व्हेन इट इज नॉट बीन डेवलप्ड, तो फिर हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें इंडिया में, तो हम थोड़े से बैकवर्ड रहे। ठीक बात है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, है ना, इसको समझना बहुत ध्यान से। इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, तो ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, रॉ मटेरियल यहां से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां से मशीन यहां जाए। तो इंडिया जो है वो पूरे ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना रहा, यानी यहां से रॉ मटेरियल जो है वो खूब सारा जाता रहा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, इंडिया को इंपोर्टर बनाया, लेकिन इंपोर्टर किसका बना? फिनिश प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई कि जब रॉ मटेरियल को हम बेचेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, या हम अगर फिनिश गुड्स को खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा जाएगा, है ना। हम लोग सस्ती चीज जो है वो भेज रहे हैं, सस्ती चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और महंगी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की एक चीज होती है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखा जाता है, तो ज्यादा पैसा ब्रिटेन के पास जाएगा इंडिया से, या ब्रिटेन का पैसा इंडिया में ज्यादा आएगा? आप बताओ क्या सिचुएशन होगी सर इस पॉलिसी ब्रिटेन के से? पास जाएगा। ब्रिटेन के पास में जाएगा ज्यादा पैसा, ये बहुत सिंपल सी बात हो गई, है ना। तो ब्रिटेन ने ये पॉलिसी जो है वो बिल्कुल चला के रखी, और ये बहुत लंबे टाइम तक ये पॉलिसी जो है वो चली, और इसी पॉलिसी की वजह से इंडिया का जो ज्यादातर पैसा था, वो पैसा जो है वो कहां चला गया? दिस मनी वेंट टू ब्रिटेन। और इंडिया के अंदर क्या बना रहा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की खत्म हुई इसी चीज के चलते, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने से अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और इंपोर्टेड गुड्स जो थे वो सस्ते बनते थे, है ना, तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ी, और वो कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे, यानी पैसा कहां जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। और ये इंपोर्टेड गुड्स हैं, लेकिन ये कौन से हैं? सस्ते हैं। सस्ते क्यों हैं? क्योंकि ये मशीन से बन रहे हैं, ये बल्क में बन रहे हैं, है ना। और हमारे इस तरह की पॉलिसी अपनाई गई कि हमारे प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ही महंगे हो जाएं, तो वो भी महंगे हो गए, है ना। जो मैंने आपको फॉरेस्टेशन वाला बताया था किस तरह से उन्होंने किया, है ना, जो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम से एक कॉन्सेप्ट लेकर आया वो, उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हुई, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ, रॉ मटेरियल जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का वो महंगा हो गया, और उसकी वजह से आउटपुट जो है वो भी महंगा हो गया, तो फिर लोग उसको खरीद नहीं पाए, और वही चीज एक्सपोर्ट भी होती थी इंटरनेशनल मार्केट में, पर महंगे होने की वजह से फिर वो भी वहां पर बिक नहीं पाई, और मशीन मेड प्रोडक्ट्स अलग आ गए, तो उससे अलग कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ी। दिस बिकेम द प्रॉब्लम। तो ये कुल मिला के जो है वो हुआ। फिर मशीन मेड गुड्स, बात आई गई हमारी, है ना, ये बात हमने कर ली ऑलरेडी। मशीन मेड गुड्स से जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, है ना। जो भी मशीन मेड गुड्स आते थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त कंपटीशन जो है वो इंडिया में दी, और जो हैंडीक्राफ्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो सिस्टमेटिकली जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, उनको जितने भी इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, दे हैव टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस, क्योंकि वो मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, और इसी वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी कंट्री में आ गया। ठीक बात है। नाउ इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये टोटल हमारे पांचों चीजें हैं ना, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, है ना, then twofold disindustrialization policy, huge competition from machine made good, shortage of capital good industry and inadequate role of public sector. Public sector मतलब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये पांच फैक्टर्स थे, इन पांच फैक्टर्स की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो खत्म हो गया। ठीक है, कैसे? अब इसको देखो, टू फोल्ड डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आने की वजह से क्या हुआ, कंपटीशन जो है वो मशीन मेड गुड्स की बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ के गुड्स महंगे हो गए, और मशीन मेड गुड्स से जब आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ गया,
दूसरी तरफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज था हमारे पास में, क्योंकि मशीन्स जो है वो डेवलप होने नहीं दी, ठीक है। और फिर इनएडिकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, है ना। गवर्नमेंट ना तो उतना एक्सपोजर चाहती थी, है ना, और ना ही वो कर पाई, बिकॉज उनके पास उतने सोर्सेस नहीं थे, और देश की समस्याएं और भी बहुत ज्यादा थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से होना चालू हो। ये पार्ट हो गया। तो पहले मुझे इस पार्ट का आप कंफर्म कर दो। इस वाले पार्ट में इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट तो बताओ, या डाउट हो तो आप पूछ लो, उसके बाद फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन? सर डीफोल्ड मतलब डीफोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार रिपीट कर देना। हाँ देखो, इसको यहाँ पर समझो, है ना, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूँ और ज्यादा क्लियर होगा आपका। देखो, इसको बोलते हैं टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, टू फोल्ड का मतलब हो रहा है दो चीजें हो रही है, और ये दोनों चीजें ऐसी हो रही है जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में है। मतलब आप लोगों ने कभी वो सुना होगा ना, सोने पे सुहागा। जैसे एग्रीकल्चर में होता था, किसान वैसे ही परेशान है। कैसे परेशान है? कि उनकी फसल जो है वो ठीक से हो नहीं रही है, उनको क्रेडिट मिल नहीं रहा। उसके ऊपर से कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती थी या कभी बारिश होती नहीं थी। तो ये क्या हो गया कि एक तरफ तो उसको क्रेडिट की मार है, दूसरी तरफ उसको नेचर की भी मार है, दोनों चीजें पड़ रही। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में भी इंडिया में यही हुआ। अब इसको समझेंगे। हमारे पास में इंडस्ट्री कौन सी थी? वी वर हैविंग इंडस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे पास थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो, इसको समझना है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? हमारे पास में है रॉ मटेरियल, वी आर हैविंग रॉ मटेरियल, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमारे पास में रॉ मटेरियल है, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास में? रॉ मटेरियल आ गया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस तरह की पॉलिसी लेकर आए कि ये रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो जाए, इस रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए। अब इस रॉ मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा? जो भी फिनिश्ड गुड होगा उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। फिनिश्ड गुड की प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये यहां पर महंगा हो गया, फिनिश गुड महंगा हो गया। अब पॉलिसी समझो ब्रिटिशर्स की, दो चीजें हो रही है, एक हो रहा है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी में क्या किया समझना, यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल। ज्यादातर हमारा जो ट्रेड था वो किसके साथ में था? अभी फॉरेन ट्रेड में समझेंगे हम लोग आगे जब आएगा ये वापस, तो है ना। तो ये हो गया रॉ मटेरियल हमारे पास में। एक्सपोर्ट किस चीज का हो रहा है? रॉ मटेरियल का हो रहा है। और इंपोर्ट किस चीज का हो रहा है? फिनिश गुड्स का हो रहा है। इंपोर्ट हो रहा है किसका? फिनिश गुड्स का। बताओ क्या चीज होने वाला है, बोलो। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का हो रहा है और इंपोर्ट फिनिश गुड्स का हो रहा है। हम लोग नुकसान में है कि फायदे में? इंडिया इज इन लॉस और प्रॉफिट, बताओ। इस दो चीज से आप लॉस। अंदाजा लगाओ। इंडिया लॉस में, ऑब्वियसली लॉस में। तो यूं समझ लो, ये रॉ मटेरियल क्या है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, और हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? क्लोथ्स। हो गया। अब ये पॉलिसी किस तरह से काम करती है इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड में समझेंगे, देखो, है ना। ये कैसे किया, अभी मैं आपको फॉरेन ट्रेड से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। फॉरेन ट्रेड में जब हम एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पार्ट फॉरेन ट्रेड वाला है ना, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि पॉलिसी एक्चुअल में किस तरह से आई वो। तो समझिए, ब्रिटिश जो है वो इंडिया में एंटर हुए, उससे पहले इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत जोरदार चल रहा था, है ना। हमने देखा एंशियंट टाइम में भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो होता था। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा था, है ना, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद में क्या किया, इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का यूज किया। वो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज में क्या किया उन्होंने? प्रोडक्शन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और टैरिफ,
ये कुछ चीजें जो है वो करना शुरू की। प्रोडक्शन के ऊपर लगाया कि भैया ये चीज ही आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, दूसरी नहीं कर सकते। ट्रेड के ऊपर उन्होंने लगाया कि जो ट्रेड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखिए कि 50% जो हमारा ट्रेड था उसकी डायरेक्शन जो थी वो इंडिया से ब्रिटेन थी, ब्रिटेन से इंडिया थी, यानी हम दूसरे देशों के इतने कांटेक्ट में नहीं थे। और टैरिफ मतलब क्या हुआ, ट्रेड के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया, और वो टैरिफ भी जो है वो बहुत अनजस्टिफाइड था। तो कुल मिला के इन तीन चीजों की वजह से क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और इस तरह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई। कैसे खराब हुई इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे, इस पॉइंट्स को देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले समझेंगे कि हो क्या रहा है ना। मेन जो चीज है वो चीज क्या आ रही है, ये वाला पॉइंट है हमारा। इंडिया वाज इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी जो भी आ रहा है। अब जैसे हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, सिल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग वापस से, है ना, क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये कॉटन और इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अभी साइड में रखेंगे। ये दो चीजें हैं, है ना, क्लोथ्स हम लोग कर रहे हैं और मशीनरी कर रहे हैं, जिस भी तरह के हम लोग फिनिश गुड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कॉटन मतलब यहाँ कॉटन के क्लोथ्स हैं, और सिल्क मतलब भी सिल्क से कुछ जो आइटम्स बनते हैं वो वाली चीजें, है ना। तो कुल मिला के फिनिश गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी वजह से सीधा सीधा हुआ शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इन डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फोकस किस चीज के ऊपर है, इन चीजों के प्रोडक्शन के ऊपर है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर में बात की थी, ये सारी क्या चीजें हैं, दीज आर, एक तरह से क्या हो गया, ये कैश क्रॉप्स हो गई। और कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, शॉर्टेज हो गई होगा डोमेस्टिक मार्केट में, जो भी हमारी जो इसेंशियल कमोडिटीज उनका, तो इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो हमारी बढ़ने लग गई, है ना। ये क्लैरिटी भी यहाँ पर आती है। दूसरा क्या हुआ कि कुछ पॉलिसीज जो है ना, अब ये देखो जैसे मोनोपोली कंट्रोल लिखा है ना, हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है। आधा जो ट्रेड है हमारा किसके साथ चल रहा है, वो ब्रिटेन के साथ चल रहा है। बाकी जो है वो चाइना के साथ, है ना, श्रीलंका के साथ या पर्शिया के साथ, इनके साथ होता था। और उसमें भी जो मेन जो चीज निकल कर आई वो क्या आई, स्यूज कैनल का खुल जाना। स्यूज कैनल जब ओपन हो गई हमारी, तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी समझो, स्यूज कैनल का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये देखो जैसे मुंबई जो है एक वो पोर्ट है, यहां से हम लोग लंदन जाते हैं, तो पहले लंदन ऐसे जाते थे, मुंबई से ऐसे होते हुए अफ्रीका होते हुए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा घूमते हुए यूरोप और फिर लंदन। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह है स्यूज कैनाल, इफ यू आइडेंटिफाई, इजिप्ट नाम की एक कंट्री है, और इजिप्ट के यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ दूसरे कलर से। ये देखो मैं यहाँ ब्लू कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये एक रिवर है, रिवर नहीं एक्चुअली ये सी है, इस सी का नाम है रेड सी। और रेड सी, यस और सर। यहाँ पर ये जो सी है ये कैस्पियन सी है, एक और जो मैंने एरो बनाया है ना, ये जो एरो है ये कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी और रेड सी, इन दोनों के बीच में जहां पर ये ब्लैक ब्लैक आप को डॉट नजर आ रहा है, एक पतली सी नदी जो है वो निकल कर जा रही है, जो कैस्पियन सी और रेड सी को जोड़ती है। इसी को हमने स्यूज कैनाल जो है वो बोला। तो स्यूज कैनाल जो है वो पहले इसका पता चल गया, अब ये पता चल गया तो ये स्यूज कैनाल खुल गई। अब स्यूज कैनाल खुलने की वजह से हम सीधा मुंबई से इधर से रेड सी से होते हुए कैस्पियन सी से होते हुए लंदन चले जाते। तो जो डिस्टेंस पहले कितना था, 11,600 किलोमीटर का था, वो डिस्टेंस अब केवल 7,200 किलोमीटर, 7,000, नहीं नहीं ये गड़बड़ गड़बड़ इधर, ये रहा, माइल्स और किलोमीटर में कंफ्यूज हो गए। 19,800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो अब केवल 11,600 किलोमीटर का रह गया, यानी नियर टू 50% जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। तो ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ट्रेड जो है वो और ज्यादा स्पीड से लंदन या यूके और इंडिया के बीच में होना शुरू हुआ, है ना। तो इस वजह से भी क्या हुआ, हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में ज्यादा रहा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो हमारा ट्रेड के अंदर रहा। तो ब्रिटिशर्स ने इसका खूब फायदा उठाया और बहुत मजा किया, मतलब ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वो किस तरह से काम कर रही है। तो आप समझना, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, किस चीज का एक्सपोर्ट करता है इंडिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता है।
और ये रॉ मटेरियल जो है ये कहाँ जाता है, ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो कुछ टैक्सेस आ जाते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है ये कस्टम ड्यूटी फ्री है, यानी ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी क्या है, फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन के काम का है। और इंडिया में कौन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये रॉ मटेरियल है इसको जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी फ्री किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग रॉ मटेरियल की जगह फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, और ये फिनिश गुड्स जो है वो हमारे कहां जा रहे हैं, दीज फिनिश्ड गुड्स आर गोइंग इन अदर कंट्रीज, दे आर गोइंग इन अदर कंट्रीज, दे आर गोइंग इन अदर कंट्रीज। तो जब ये अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो यहां पर कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, यहां कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, ठीक है। अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो यहां कस्टम ड्यूटी लगा रखी है। अब कस्टम ड्यूटी की वजह से ये जो हमारे फिनिश गुड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फिनिश गुड्स क्या हो जाएंगे, दिस विल बिकम एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो बिकेंगे नहीं, है ना। और यहां पर ये जो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, ये कस्टम ड्यूटी क्या है, ये एक तरह का पैसा है। दिस कस्टम ड्यूटी इज व्हाट, दिस कस्टम ड्यूटी इज इनकम, इनकम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इनकम तो है ही ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया की इनकम है ये। लेकिन इस इनकम का यूज कहां हो रहा है, इस इनकम का यूज कंट्री के डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है, इस इनकम का यूज किस में हो रहा है, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटेन। यानी इंडिया के पैसे से ही, इंडिया में ही वो लोग राज कर रहे हैं। कितना जोरदार हो गया बात। रॉ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट फ्री है क्योंकि रॉ मटेरियल ब्रिटेन के काम का है। फिनिश गुड्स को हम जो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में, उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगाई है। उस ड्यूटी की वजह से उनका अर्निंग हो रहा है, और इस अर्निंग को यूज कहां कर रहे हैं, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारे ही पैसे से हमारी ही कंट्री के अंदर हमको रूल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, ये जो कस्टम ड्यूटी ये लगा रहे हैं फिनिश गुड्स के ऊपर, इसकी वजह से हमारा जो फिनिश गुड है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। और जब हमारा फिनिश गुड एक्सपेंसिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाता। इस तरह से जो फिनिश गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लग जाता है। कितना खतरनाक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ, ये तो हो ही गया, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब ये गुड्स जो है वो कहां आ रहे हैं, दीज गुड्स आर कमिंग टू इंडिया। तो बाहर से जब भी कोई गुड्स आता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, बताओ, बोलो, टैक्स लगता है नहीं लगता है, से यस और नो, Yes. टैक्स लगता है। तो बाहर से कोई भी गुड आता है तो इंडिया में टैक्स लगता है। तो चूंकि ये गुड जो है वो कहां से आ रहा है, ये गुड आ रहा है कहां से, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से आ रहा है तो क्या किया उन्होंने, कस्टम फ्री। ब्रिटेन से आ रहा है तो इसको कर दिया उन्होंने कस्टम फ्री। तो कस्टम फ्री कोई गुड जब इंडिया में आएगा तो वो गुड महंगा होगा कि सस्ता होगा, चीपर। महंगा। महंगा कहां से होगा, कस्टम फ्री मतलब टैक्स लग ही नहीं रहा है। Yes, sir. बाहर से कोई गुड आ रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगी ही नहीं, टैक्स लगा ही नहीं। यानी अगर वो 100 रुपए का आया तो वो 100 रुपए का ही है। लेकिन हमारा गुड जो 100 रुपए का बाहर जा रहा था तो उसके ऊपर ड्यूटी लग जाती थी, जिसकी वजह से वो 100 की बजाय 120 का हो जाता था, तो वो महंगा हो जाता था। लेकिन यहाँ कस्टम फ्री है, क्यों, क्योंकि ये गुड ब्रिटेन से आ रहा है। तो ये गुड हो गया चीपर। अब ये चीपर गुड बाहर से आया, फैक्ट्री में बन के बल्क प्रोडक्शन होके मशीन मेड गुड आया, और इंडिया में इंडियन गुड्स जो चल रहे हैं वो इंडिया में ही बन रहे हैं विथ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है कंट्री के अंदर। तो जो हमारे इंडियन गुड्स हैं वो इंडियन गुड्स क्या हो जाएंगे, इनकी प्राइस ज्यादा रहेगी। तो बाहर वाले जो है वो चीपर गुड्स आएंगे, इंडिया वाले गुड्स महंगे हैं, तो वो लोग कौन से वाले गुड्स बिकेंगे, जीत किसकी होगी, तो अल्टीमेटली जीत किसकी हुई, ब्रिटिश गुड्स की हुई। और ब्रिटिश गुड्स की हुई मतलब मार्केट जो है वो ब्रिटिश गुड्स खरीद रहा है, और ब्रिटिश गुड्स अगर वो खरीद रहा है तो इंडिया का पैसा बाहर जाएगा या इंडिया में रहेगा,
बोलो क्या होगा? ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो मामला पूरा का पूरा हमारा लग गया। और इसी के अगेंस्ट फिर जब हम लोग बात करते हैं, जैसे गांधी की बात करते हैं, तो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया वो इसी बात के लिए तो था। एक आंदोलन चला था ना, असहयोग आंदोलन, यानी ब्रिटिश गुड्स जो है वो उनके खिलाफ, कोई भी ब्रिटिश गुड्स यूज नहीं करेगा, और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको जला दिया गया, कोर्ट जला दिए, ब्रिटेन से आए हुए सब जला दिए, ब्रिटिश गुड यूज नहीं करेंगे। तो यानी गांधी जी किस चीज को चैलेंज कर रहे थे कि ब्रिटेन के गुड चाहे सस्ते हैं हम नहीं खरीदेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। और बहुत भयंकर तरीके से ये मामला जो है वो चलना शुरू किया, एंड इट अफेक्टेड बैडली ब्रिटिश, जो इंटेंशन था ना उनका, उसको बहुत बुरी तरह से ये इफेक्ट किया। लेकिन गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर पहले कोई समझदार आदमी आता और इस तरह की चीज जो है वो कर जाता, तो ये जो पूरा ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था, ये जो गेम था पूरा, ये पूरा का पूरा गेम फेल हो जाता। बट ये काफी लंबा टाइम जो है वो लग गया इसको होने में, और उसकी वजह से बहुत सारा इंडिया का नुकसान जो है वो हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, कोई समझ में नहीं आया तो पूछो, समझ में आ गया हो तो भी बताओ। बोलो कैसा रहा ये? बोलो बोलो बोलो।